ये सीरिया में आखिर हो क्या रहा है? एक हफ्ते के अंदर वहां तो काया पलट हो गई है। 53 साल से जो असाद परिवार वहां पे राज कर रहा था, आज उसके पांव उखड़ गए हैं। आखिरी खबर यह है कि दमिश्क में जो रेबल्स की फौजें हैं वो पहुंच चुकी हैं। तहरीक अल शाम्स की फौजें, हुर्रियत तहरीक अल शाम्स की जो फौजें वहाँ दमाश्कस के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा कर लिया है। रेडियो स्टेशन, टेलीविज़न स्टेशन सब पकड़ लिया है, अपनी सत्ता जमा ली है, पांव जमा लिए हैं। आउटस्कर्ट्स पे कुछ फायरिंग हो रही है, लेकिन खबर आई थी बशर अल असाद एक रूसी जहाज़ में बैठ के वो ऐसा टेढ़ा फ्लाइट पाथ लेके वहाँ से उड़े और तरतौस और लाताकिया के जो रूसी बेसिस हैं उस तरफ वो जा रहे लग रहे थे फ्लाइट पाथ के मुताबिक। कोई सुबह के 5 के करीब वो जो जहाज़ है वो रडार होराइजन से गायब हो गया। अब क्या तो उसको शूट डाउन कर दिया किसी शोल्डर फायर्ड मिसाइल से, या वो लैंडिंग कर रहा था इसलिए रडार होराइजन से गायब हो गया, ये तो वक्त ही बताएगा। बट लगता है कि बाशर अल असाद रूस जाने की कोशिश कर रहे थे। याद रहे कि उनकी फैमिली ऑलरेडी वहाँ रोस्टोव ऑन दोन में पहुँच चुकी है और वो छोड़ के आए थे पिछली बारी, और शायद उनके कंटिजेंसी प्लान्स होंगे इस तरह के एस्केप के। तो महज एक हफ्ते के अंदर काया पलट हो गई है। जो भीषण गृह युद्ध चल रहा था पिछले तकरीबन 2 दशक से सीरिया के अंदर, जिसमें कि साहब 6 लाख सीरियाई मारे गए हैं, जिनमें से 4 लाख तो सिविलियन हैं। कोई 14 मिलियन 14 मिलियन यानी कि 14 करोड़ के करीब उनके जो आबादी है वो रेफ्यूजी बन के उनको भागना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि कोई 5 मिलियन तो तुर्की की तरफ गए थे, जिनमें से 2 मिलियन यूरोप आगे भाग गए हैं, निकल गए, वहाँ पे सेटल हो गए। और विद इन द कंट्री कोई 9 मिलियन जो हैं, 9 करोड़ डिस्प्लेस हो गए हैं इंटरनली फाइटिंग की वजह से। दुनिया जहान की जो फौजें और जो ताकतें हैं वो वहाँ पे लड़ रही हैं। रूस वहाँ लड़ रहा है, तुर्की वहाँ लड़ रहा है, ईरान वहाँ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह वहाँ लड़ रहा है, और तो और साहब कुर्द वहाँ लड़ा के वहाँ लड़ रहे हैं। अमेरिकन अपने टांग घुसेड़े हुए हैं। इजराइल वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है। फ्री फॉर ऑल गदर उस देश में हो गया है। थोड़ा परिप्रेक्ष्य से समझना ये एसेंशियल है कि ये हुआ कैसे साहब, ये सारा तमाशा, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इतिहास, रीसेंट इतिहास में जाएं तो सन 2006 से लेके 2010 तक सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, जो छोटी मोटी होती थी रेगिस्तानी इलाके में वो नहीं हुई। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज उनके डिस्चार्ज हो गए, वो उनको ओवर यूज़ करते रहे एग्रीकल्चर के लिए, और बिल्कुल अकाल पड़ गया वहाँ पे। इसके चलते नेचुरली जब इकोनॉमिक हालात ख़राब होती है तो पॉलिटिकल हालात भी ख़राब हो जाते हैं। अमेरिका ने बड़ा तगड़ा मौका देखकर सन 2011 में जो अरब स्प्रिंग है उनका शुरुआत कर दी थी, सीरीज ऑफ अरब स्प्रिंग्स। पहले तो तुनीसिया में हुआ, उसके बाद इजिप्ट में हुआ, और उसके बाद सीरिया में गदर हो गया। वहाँ तो तुनीसिया और इजिप्ट में तो तख्ते पलट हो गए, लेकिन सीरिया के अंदर भीषण भीषण गृह युद्ध छिड़ गया। पहले सीरियन फ्री आर्मी थी, वो लड़ रही थी। लोकल्स जो थे खासतर इदलिब के, अलेप्पो के, ये खासतर विद्रोह में थे, और फिर ये तुर्की की तरफ भाग गए, गवर्नमेंट ने एग्जाइल बना ली। कोई ख़ास कामयाब देखा तुर्की ने, ये लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक, तो जबाल नुसरा उसने खड़ा कर दिया, जिसमें कि अल कायदा और ISIS शामिल थे। इनके लड़ाके सलाफी कट्टरपंथी क्रूर टेररिस्ट ग्रुप, जिसको कि दुनिया भर में टेररिस्ट ग्रुप बनाया है, उसको उन्होंने मैदान में उतार दिया कि तख्ता पलटे वो बाशर अल असाद का। काफ़ी भारी भिड़ंत हुई साहब वहाँ पे, और हमने देखा कि इराक में तब तक जो सद्दाम हुसैन की पिटी हुई फ़ौजें थीं, रिपब्लिकन गार्ड्स, जो कि पैसे खा के वो भाग लिए थे, और इस उम्मीद में कि उनको कोई स्थान मिलेगा नई सरकार में, कुछ नहीं दिया गया। तो इराक के जो रिपब्लिकन गार्ड हुआ करते थे उनकी कहानी मैं आगे फिर विस्तार में बताऊंगा।
उन्होंने जब 2003 में अमेरिका ने हमला किया था तो वो ब्राइब्स लेके, यानी कि वो ब्राइब लेके वो बिक गए थे और वो अपने देश के लिए लड़े नहीं, गद्दारी करी, हथियार छोड़कर वो अपनी डिफेंसेस छोड़कर वो निकल लिए थे, क्योंकि उनके कमांडरों को ब्राइब खिलाई थी इस शर्त पे कि साहब जब हम इराक में कब्जा करेंगे तो तुमको सरकार में, नई सरकार में अच्छा ओहदा देंगे, अच्छी आपको पोजीशंस देंगे। तो इस लालच में घूस खाकर वो लोग वहाँ पे बगैर लड़े मेल्ट अवे हो गए। ठीक है साहब। और बाद में CIA ने उनको अच्छा खासा धोखा दिया कि तुम जैसे हरामखोरों को कौन सरकार में रखेगा। तो ये लोग फिर जाके बाद में ये लोग ISIS बन गए थे और इराक का कुछ एरिया कब्जा कर लिया और उसके बाद ये लोग चढ़ गए राका की तरफ, सीरिया में पहुंच गए, तो ये भी लड़ाई में शरीक हो गए। जो कुर्द थे वो भी लड़ाई में शरीक हो गए और वहाँ तुर्की है तो वह पहले से टूट के पड़ा था। उसने ये जो IS वाले हैं उनको अपना जो है ये जो तहरीक अल शाम्स जो है इसके अंदर उसको THS जो ग्रुप है इसको उन्होंने अपने विंग में ले लिया, उसको हथियार देने शुरू किए कि तुम तख्ता पलट करो। 2015-2016 में रूस ने देखा कि यहाँ पे बहुत बढ़त हासिल कर रहा है ISIS, अल कायदा, और उन्होंने कहा कि इसके पहले कि ये रूस पे चढ़े हम इनको जाके सीरिया में ही निपटते हैं इनसे। तो उन्होंने सीरिया में हस्तक्षेप किया, उन्होंने अपना बेस बनाया, नेवल बेस तर्तौस में, और लताकिया में एयर बेस बनाया, और वो उन्होंने बशार अल असाद की फौजों को मदद करना शुरू किया। भीषण बमबारी करी, कारपेट बॉम्बिंग कर दी ये ISIS वालों के गुर्गों की और अल कायदा के गुर्गों का बहुत बुरा हाल किया। टॉर्स जो कि फ्लेम थ्रोअर वेपन्स थे उनके भारी भारी वेपन, कॉम्बैट लेबोरेटरी बना दी सीरिया की और सब टेस्ट किया और सपोर्ट दिया। अपने ग्राउंड पे अपने ट्रूप्स नहीं डाले, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाले, कुछ वागनर थे जो बाद में हटा लिए गए थे जब रिवोल्ट हुआ था वागनर में उसके बाद, बट उन्होंने एयर सपोर्ट बड़ा भीषण दिया और इतना भीषण एयर सपोर्ट दिया कि जो सदाम जो कि बाशर अल असाद की फौज थी वो धीरे धीरे हावी हो गई इन रेबल्स के ऊपर। और 2018 में उन्होंने ISIS की कमर तोड़ दी। अमेरिका भी घबरा गया था कि ISIS तो हमको नहीं पसंद, वो कुर्दों को सपोर्ट दे रहे थे और तुर्की को सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन ISIS की कमर तोड़ दी गई। और 2019 में तो बगदादी, याद रहे, जो कि सबसे बड़ा ठेकेदार था ISIS का, वो मारा गया। 2019 तक इन्होंने कमर तोड़ दी थी ये जो सीरियाई रेबल्स की। रूस की एयरफोर्स ने जो मदद करी, बशर अल असाद ने एलेप्पो का शहर घेरा, होम्स का शहर घेरा, पहले होम्स फिर एलेप्पो का शहर घेरा, बिजली पानी काट दिया, भारी भीषण बमबारी करी और स्ट्रीट फाइटिंग में उन्होंने दोबारा होम्स पे कब्जा कर लिया, एलेप्पो पे कब्जा कर लिया, इदलिब पे वो कब्जा नहीं कर पाए। और जो बचे खुचे जो थे ये टेररिस्ट ग्रुप्स, ये इदलिब की तरफ के शहर की तरफ के डिस्ट्रिक्ट की तरफ वो रिट्रीट कर गए। 2020 में तुर्की और रूस के बीच में शामिल ईरान भी था इसके टॉक्स में, अस्थाना की टॉक्स में, और ये सीज फायर हुआ। सीज फायर के चलते, देखिए बहुत बड़ा लेसन है, सीज फायर के चलते ये फैसला किया गया कि इन सितु सीज फायर होगा, जो जहां है वहीं पे वो ठहर जाए, आगे लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये तो एक रेसिपी होती है फॉर लॉन्ग टर्म डिजास्टर। इदलिब के इलाके में रूस ने, सीरिया की फौज ने कोई 1 लाख टेररिस्टों का जमघट्टा वहां पे छोड़ दिया और टेररिस्ट सेंट्रल बन गया ये इदलिब का शहर और इदलिब का जो डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है साहब, इसके चलते वो उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद वो लोग निश्चिंत होकर बैठ गई सीरियाई फौज की हमने तो फतेह पा ली। अमेरिका ने तब तक सीरिया पे भारी सैंक्शंस लगा दी थी कि तुमने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं इत्यादि इत्यादि। इकोनॉमिक सैंक्शन के चलते फिर बेचारे सीरिया की हालात पतली हुई और बीच में
कोविड शोविड करके मंदी जो हुई थी इकोनॉमिक, फिर सीरिया की इकोनॉमिक हालात पतली हो गई और उसके चलते उसकी फ़ौज पे बड़ा बुरा असर पड़ा। वहाँ पे कहते हैं कि लोग घूस दे के सिपाही अपने अफसरों को कि साहब मैं घर में ही काम करूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, आप मेरे को पोस्ट पे प्रेजेंट दिखा दीजिए। ये हालात हो गई थी सीरिया की फ़ौज की, जो किसी ज़माने पे एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती थी। ये वो फ़ौज है साहब जो 1948 में लड़ चुकी, इजराइल के बरखिलाफ 67 में लड़ी थी, 73 में इसने अच्छा प्रदर्शन दिया था, गोलन हाइट्स में बहुत तकलीफ पैदा की थी इजराइल के लिए। तो अच्छी मतलब प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती थी। हम इनके अफसरों से मिले हुए हैं, कई तो सैंडर्स ट्रेंड थे, यहाँ वहाँ ट्रेंड थे, रूस में ट्रेंड थे, अच्छी फ़ौज मानी जाती थी। लेकिन इस फ़ौज का बेड़ा गर्क हो चुका है, लगता है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और निश्चिंत बहुत हो गए कि साहब हमने तो फतेह पा ली, अब कुछ नहीं होगा। और ये निश्चिंतता के होते जो कि इनकी 25th टाइगर फोर्स डिवीज़न थी, जो सबसे पुरानी तगड़ी डिवीज़न थी सीरियन फ़ौज की, जो कि एलेप्पो और ये इलाका संभाली हुई थी नॉर्थ का, उसको वहाँ से हटा के दक्षिण में भेज दिया गया। कोई खबरें कहते हैं आ रही थी कि ये कू करने वाली है, तो वो शक के दायरे में आकर अपना बाशर अल असद ने ये 25 टाइगर फोर्स डिवीज़न को वहाँ से हटा लिया एलेप्पो से। ठीक है साहब। और उसके बाद जो 5 डिवीज़न, जो 5 कोर था इनका, यानी 3 डिवीज़न और उन्होंने इस इलाके से हटा ली। क्या सोच के हटाई, जबकि 1 लाख टेररिस्ट वहाँ के जमघट्टा था सामने। ये हमें समझ नहीं आया, बट इसके पीछे भी कुछ लगता है दाल में काला है।